नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवींद्र। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले को चीन ने दुनिया के सबसे खतरनाक हमलों में से एक बताया है। यह हमला पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने 26 नवंबर को मुंबई में ताज होटल समेत कई जगहों पर करवाया था, जिसमें 166 से ज्यादा लोग मारे गए थे। चीन ने शिजियांग प्रांत में मुस्लिमों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर निकाले गए श्वेत पत्र में कहा है कि बीते कुछ वर्षों में आतंकवाद और चरमपंथ के चलते दुनिया में मानवता को काफ़ी पीड़ा झेलनी पड़ी है। खास बात यह है कि चीन की ये रिपोर्ट उस वक्त आई है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री चीन यात्रा पर हैं और जैश ए मोहम्मद के आतंकी अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी करार देने के प्रस्ताव पर चीन के रोड़ा अटकाने के लिए उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। तो समझेंगे चीन के इस बदलते रुख, उसकी मंशा और इसके मायने को। हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब हैं, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ हैं, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केंद्र जेएनयू से, आपका स्वागत है। आलोक बंसल जी हैं, निदेशक इंडिया फाउंडेशन से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत पिनाक सर आपसे। चीन में ये जो कहा, हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि बहुत देरी के बाद, लेकिन ये कैसे देखा जाए, कितनी गंभीरता और किस तरीके की मंशा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसका जो मूल कारण है वो तो शिंजियांग है, पर उसके साथ उन्होंने, देखिए ये रिपोर्ट तो पहले लिखी जाई होगी, मतलब आज तो नहीं लिख दिया उन्होंने, या 2 दिन पहले नहीं लिखा, ज़रूर इस पर चर्चा हुई होगी क्योंकि ये उनके सिस्टम में जैसे होता है। तो ये काफ़ी दिन से शायद लिखा जा रहा था और शिंजियांग पे लिखा जा रहा था, पर आई थिंक जो पुलवामा में हुआ, फिर बालाकोट में जो हुआ, उसके संदर्भ में शायद उन्होंने अब ये थोड़ा सा चेंज किया है कि 26/11 को कंडेम कर दिया जाए। वो तो कुछ शब्द ही है और उसमें उनको कुछ जाता तो है नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई है। और पर ये जो कहा उन्होंने, जो अपर उनका टाइमिंग जो है वो मुझे लगता है कुछ उसमें उनकी कोई चाल जरूर है। मैसेज, मुझे लगता है ये मैसेज दोनों को है, इंडिया को भी है और पाकिस्तान को भी है। इंडिया को हल्का सा मैसेज है कि देखिए हम इतने इनसेंसिटिव नहीं हैं, हम मानते हैं कि टेररिज्म है, वो तो आपने जो कहा इंट्रोडक्शन में, और हम टेररिज्म को वो करते हैं। पर ये देखिए फिर वो उधर वो मसूद अजहर को का रोक देना, रोड़ा लगाना, तो इनके जो फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में जो बड़ा क्लियरली पता चलता है कि ये डबल स्पीक है एकदम, इधर का भी बोल दो, उधर का भी बोल दो और दिखाओ कि हम तो बड़े एंटी हैं, पर पाकिस्तान को प्रोटेक्ट हम करेंगे। ये तो मैसेज मसूद अजहर के संदर्भ में तो उन्होंने वो दे ही दिया। तो ये अब मुझे लगता है थोड़ा सा सौंप है, एक थोड़ा सा सौंप इंडिया को दे रहे हैं कि चलो इंडिया को थोड़ा सा खुश कर दो, इस तरह की। मैं तो इसको यही समझता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा। स्वर्ण सिंह जी, आपकी नज़र में क्या वाकई 2008 के हमले को 2019 में याद करना, और साफ तौर पर ये भी जब जिक्र जहां जिस प्रांत का हो रहा है कि करीब 13,000 आतंकवादी गिरफ्तार किए, इसका जिक्र भी हो रहा है कि 2,000 से ज़्यादा बम बरामद किए गए, ये भी जिक्र है 30,000 से ज़्यादा लोगों को दंडित किया गया। आतंकवाद की याद आखिर चाइना को इस वक्त आई क्यों है? मुझे लगता है कि इसका जो सीधा रिश्ता है वो करीब 2 साल से शिनचांग में करीब 10 या 20 लाख तक ऐसा एस्टिमेट है कि लोगों को इंटर्नशिप में उनको री एजुकेशन कैंप्स में रखा गया है और उनको वहाँ से उनके जो रुझान है उसमें बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की जो दुनिया भर में खबरें छप रही थी, मुझे लगता है उस संदर्भ में ये श्वेत पत्र लिखा गया है। उसका रिलीज़ होना, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि उसका टाइमिंग इंटरेस्टिंग है, पर उसका जो रीज़न है, कारण है उसके बनाए जाने का और इस तरह से उसको जारी करने का, वो शिनचांग में 2 साल से जो परेशानी है उसकी जो दुनिया भर में खबरें छप रही हैं उनको जवाबदेही एक तरह से माना जाना चाहिए इसको। और दूसरी बात ये कि चीन शायद एक ऐसा देश है जो लगातार श्वेत पत्र जारी करता रहता है, ज़्यादातर तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, फिर तिब्बत को लेकर और इस तरह से आतंकवाद को लेकर भी उन्होंने ये श्वेत पत्र जारी किया है। तो जब भी कोई देश इस तरह का श्वेत पत्र जारी करता है तो उसमें उसकी इच्छा क्या है, शायद इस पे ज़्यादा ध्यान रहता है बजाय कि वहाँ की सच्चाई क्या है। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे आपने कहा कि
26/11 का जो 2008 का मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसका जिक्र है उसमें। पर आप देखें कि ये 10,000 शब्दों का ये श्वेत पत्र है, उसमें केवल 18 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ये मुंबई में हमले को लिस्ट में, सूची में रखने के लिए। और उस सूची में जो सूची 2017 तक आकर खत्म हो जाती है, 2001 से शुरू होकर, उसमें 2016 के एक बर्लिन में अटैक में 12 लोग जो मारे गए थे उसका जिक्र तो है इस सूची में। पर उसी वर्ष आप देखें कि जो हमारे यहाँ पठानकोट और उरी में हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है इसमें। और इसी श्वेत पत्र में चीन कहता है कि दो जो डबल स्पीक है वो नहीं होनी चाहिए, जबकि ये सारे तथ्य बताते हैं कि ये डबल स्पीच ही तो है। और जो हमें इसमें उठाने वाली चीज़ हमारे काम की है वो ये कि वो इसमें साफ कहता है कि आतंकवाद से लड़ने के दो तरीके हैं। एक तो डीरेडिकलाइजेशन की बात करता है, जो भारत भी हमेशा से करता रहा है, अलग अलग जगह पे हमने भी ये बात उठाई है। और ज़्यादा दिलचस्प कि वो कहता है कि बहुत ही आक्रामक रुख अपनाना होगा आतंकवाद को बिल्कुल उसको नस्तनाबूद करने, ख़त्म करने के लिए। ये तो भारत के लिए बहुत ही ठीक सटीक बैठता है। भारत की जो बदलती हुई नीति है आतंकवाद से लड़ने की, उसमें इसको शायद उभारना हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक होगा, बजाय कि उन्होंने एक मुंबई अटैक का वहाँ सूची में जो रखा है और 2 का नहीं रखा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो आक्रामक रुख की बात वो करते हैं, हालांकि वो सिंचियांग की बात करते हैं, रूट कॉज की भी बात करते हैं, वो थोड़ा मुझे लगता है कि वो असमंजस क्रिएट करता है, क्योंकि वो गुर्बत से, गरीबी से उसको जोड़ते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो अंग्रेजी में एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। तो गरीबी नेसेसरी हो सकती है पर सफिशिएंट नहीं, उससे अपने आप इस तरह का आतंकवाद बन जाएगा जरूरी नहीं है। तो वो तो मतलब एक प्रॉब्लमेटिक प्रोपोजिशन है उनकी, पर मुझे लगता है जो आक्रामक रुख की वो बात करते हैं अपनाना होगा, वो बात हमें जरूर उभार के सामने लानी चाहिए। आलोक जी, 18 शब्द की जरूरत क्यों पड़ी आखिर चीन को? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव, बदलता माहौल, या फिर जैसा कि मीनाक्षी साहब ने कहा कि दोनों को खुश करने के लिए एक बीच का रास्ता अपनाते हुए थोड़ा सा कुछ कह दिया गया? देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड चला गया है। मैंने पूरा श्वेत पत्र पढ़ा, वहाँ 2001 से लेकर होने वाले हर बड़े उसको लिखे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुंबई की बात करता है, वो एक लिस्ट में हमारा नाम बीच में आता है। और जैसा कि प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने कहा, सब कुछ है। महत्वपूर्ण चीज उसके और आगे की है, वो कहता है कि हम इसका विरोध करते हैं कि इस आतंकवाद को किसी देश, मजहब या संप्रदाय से जोड़ा जाए। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक समस्या यह है कि वो ये कहता है कि वो कोशिश करता है, जो आजकल हमारे यहाँ काफी हद तक वामपंथी विचारधारा से प्रभावित लोग कहने की कोशिश करते हैं कि ये जो कट्टरपंथ है, ये जो आतंकवाद है, ये गुर्बत का वो है, ये उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिनको कि जो आर्थिक रूप से जो वंचित है। जबकि सत्य ये है कि जितने भी लोग अधिकतर आतंकवादी हुए हैं, चाहे 9/11 की आप देख लीजिए, उसमें से कोई ऐसा नहीं था जो गुर्बत में रह रहा हो। तो अधिकांश लोग जो आतंकवाद से प्रभावित हैं वो गुर्बत या आर्थिक समस्याओं के कारण नहीं है, वो लोग एक विचारधारा से प्रभावित होकर जा रहे हैं। और उस विचारधारा को काउंटर करने के लिए डीरेडिकलाइजेशन महत्वपूर्ण है। ये बात मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं। डीरेडिकलाइजेशन की बात हम भी करते हैं, पर हम समझते नहीं है डीरेडिकलाइजेशन कैसे करना है और कैसे लाना है। डीरेडिकलाइजेशन पीसमील नहीं हो सकता, इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है नीति निर्धारित होनी चाहिए। और अगर जो आपका टारगेट है उसको ये पता चल गया कि डीरेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो डीरेडिकलाइजेशन इनइफेक्टिव है। डीरेडिकलाइजेशन तभी इफेक्टिव है जब आप डीरेडिकलाइजेशन की एक पॉलिसी बनाएं। उसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो टूल है वो पाठ्यक्रम और मीडिया है। और डीरेडिकलाइजेशन की स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको थियोलॉजी को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। यह समझने की जरूरत है कि जो आदमी आतंक के राह पर चल रहा है और वो उस विचारधारा से प्रभावित है, वो ये समझता है कि वो सही कर रहा है। आज तक आपको कोई ऐसा आतंकवादी नहीं मिलेगा जिसको यह शक हो कि मैं गलत कर रहा हूं। जो सुसाइड बॉम्बर है, जो पुलवामा में जिसने अपने आप को मार दिया एक आतंकी हमले में, वो 100% कन्विंस था कि मैं करूंगा मुझे जन्नत मिलेगी। अगर 1% भी अगर उसके दिमाग में डाउट होता तो वो आतंकवादी नहीं बनता। तो इसके लिए ये जो विचारधारा है, ये जो वैचारिक जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, उसको शेक करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपका जो डीरेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम होना चाहिए वो भी थियोलॉजी में सीप्ड इन होना चाहिए। उसके लिए एक हाई लेवल ऑफ स्कॉलरशिप चाहिए। मैं इसकी कॉज है उस पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने बहुत अहम बात कही कि
क्या जिस तरीके से इस पूरे श्वेत पत्र में जो बातें कही गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत का कूटनीतिक जो दबाव था और जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बढ़ा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए श्वेत पत्र में कहा जा रहा है किसी धर्म, किसी राज्य, किसी राष्ट्र के साथ इसे जोड़ा ना जाए और उसी कड़ी में से सिर्फ महज देखना चाहिए? देखिए, वो जो बातें उन्होंने कही है ये क्लीशेज है। कोई कभी नहीं कहता कि इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म या कोई क्रिश्चियन धर्म आतंकवाद सिखाता है, ऐसा कोई नहीं कहना चाहता। वो कहेगा भी क्यों? तो उसमें वो नहीं कहेंगे। और उनको शिनजियांग में वो रीएडुकेशन कर रहे हैं मुस्लिम्स का, उनके अपने मुसलमानों का, तो वो ये बात नहीं कहेंगे कि आपके रिलीजन को हम वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो विचारधारा है, जो जिसको डिस्टॉर्टेड व्यू कहते हैं कई लोग, कि एक विचारधारा जो है जिसमें आपको जन्नत मिलेगा, ये सब होगा, और वो कुछ मतलब वो चेरी पिकिंग करके रिलीजियस टेक्स्ट से या वो हम हदीस या कहीं से उठा के वो लोगों को समझाते हैं कि ऐसा है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल पर्पस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रिलीजियस और या ऐसा कुछ जो हम कर दें, पॉलिटिकल पर्पस है। जैसे कश्मीर में पुलवामा हुआ तो वो तो पॉलिटिकल पर्पस के लिए हुआ ना, कि हम आज़ादी चाहते हैं या जो भी है। तो इसलिए वो रिलीजन को यूज़ करके आप एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहते हैं। वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान का क्या ऑब्जेक्टिव है, कश्मीर में क्या उनको चाहिए, ये और आतंकवाद को वो क्यों इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ या अफ़गानिस्तान के खिलाफ या ईरान के खिलाफ। वो एक टूल बना लिया है उन्होंने, एक प्रॉक्सी वॉर है, सिमेट्रिकल वॉर है। तो ये बात है। तो चाइना उसमें कह रहा है कि हमको कड़े कदम उठाने हैं और ये सारी बातें कर रहा है। तो ये तो सब लोग कह रहे हैं, ये तो चाइना, ये कोई चाइनीज मतलब कोई इन्वेंशन तो नहीं है, दुनिया कह रही है, क्योंकि दुनिया में इतने ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं कि सब परेशान हैं। अब वो भी परेशान है क्योंकि शिनजियांग में भी शुरू हो गया था। लेकिन हैरत इस बात पर हो रही है कि पहली बार ऐसा है जब किसी भारत में हुए हमले को कहा कि दुनिया के सबसे बड़ा आतंकी हमला है। ये कहना असल में क्या ये कहा जाए कि कुछ लाइन, कुछ उनकी दिशा, कुछ सहयोग की मंशा, कुछ इस तरफ देखा जाए, या फिर महज इसका कॉन्टेक्स्ट है कुछ और भी है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था ये इंडिया को थोड़ा खुश करने के लिए, क्योंकि उस लिस्ट में बहुत सारे आतंकी इंसिडेंट्स हैं। ये तो सिर्फ उसमें से एक है ना। तो ठीक है, लिस्ट जब बनेगा, अगर दुनिया में कोई भी एक लिस्ट बनाएगा आतंकी हमले का, तो 26/11 को तो डालना ही पड़ेगा। क्योंकि ये सबसे काफ़ी मतलब सीरियस, इतना बड़ा सीरियस आतंकी हमला, इतने लोग मर गए, 167 पीपल डाइड इन दैट थिंग। तो मुझे लगता है कि उसको तो डालना ही था। अब उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी मीडिया उसको उछाल रही है कि देखो चाइना ने इसको डाल दिया, चाइना संकेत दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसी कोई मतलब बड़ा सोच समझ के चाइना ने एक सीरियस कि इंडिया को खुश करने के लिए हम ये डाल रहे हैं। वैसे तो बाकी उरी और पठानकोट का किस्सा उसमें जिक्र नहीं है, पर ठीक है, पर उसको तो डाला था ना, क्योंकि 26/11 तो दुनिया जानती है कि क्या हुआ। तो अब उरी पठानकोट तो चलो मिलिट्री कैंप्स पे हमले हुए थे जी। तो मेरे ख्याल में वो डिस्टिंक्शन भी वो कर रहे हैं। क्या लोग जी, वाकई उम्मीद या जिस तरीके का अब तक का बिहेवियर रहा है चीन का, और ख़ासतौर पर आतंकवाद को लेकर जो भारत की मुहिम रही है पाकिस्तान में, या तो वहाँ जो आतंकी कैंप हैं या वहाँ से संचालित जो हैं, उसको लेकर ना तो चीन की कोई सोच बदली है, ना कोई उनके उसमें परिवर्तन आया है। बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने एम्बेसडर पिनाक ने बोला, धर्म की बात वो सब मानते हैं, लेकिन राष्ट्र की बात जो की, देश की बात की, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम तो हमेशा से कहते हैं कि एक राष्ट्र है जो आतंक को निर्यात कर रहा है, जिसने अपनी स्टेट पॉलिसी बना रखा है कि आतंक को निर्यात करना है, जिसने आतंक की जो गतिविधियां हैं उनको शुरू किया है, आतंक के संगठन जो है पैदा किए हैं। लेकिन चीन का श्वेत पत्र बोल रहा है किसी भी देश को इसके साथ एसोसिएट करना गलत है। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ें जिसमें कि ये सब चीजें लिखी हैं, तो ये मुगालता जिन लोगों को है कि उसमें हमारे आतंकवादी मुंबई के हमले को बहुत बड़ा कहा है, वो बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है। कहीं उसमें ये नहीं लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा वो एक सीक्वेंस में चल रहा है और अंत तक हो रहा है। उसमें ये लिखा कि मुंबई का हमला जिसमें इतने लोग मारे गए, ये वो सिर्फ बड़े आतंकवादी हमलों, और मुंबई के हमले को कोई जुठला नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ भारतीयों की मौत नहीं हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय कर उसको मानना पड़ेगा। और ये भी गलत फहमी है कि सिर्फ शिनजियांग में आतंकवाद हो रहा है। मेरे ख्याल से चीन में जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ वो कुनमिंग में हुआ, तो शिनजियांग से हजारों किलोमीटर दूर हुआ।
तो सिर्फ चीन में सिर्फ जिंजियांग में ही हमले हो रहे हो ऐसा नहीं है। तो ये नहीं है। चीन ने एक री एजुकेशन कैंप का तरीका शुरू किया है, करीब 15 लाख लोगों को भेज दिया पश्चिमी स्रोतों के अनुसार, वाकई में गए हैं। जब मोहम्मद बिन सलमान चीन गए तो उन्होंने कहा ये बहुत सही है। तो अगर सही है तो भारत को भी कुछ इस तरीके की विचारधारा रखनी चाहिए कि भाई हम भी एक कैंप शुरू करें, मोहम्मद बिन सलमान को बोले आप आके उद्घाटन कर दीजिए इसका, हम भी री एजुकेशन कैंप शुरू कर देते हैं जम्मू कश्मीर में, लोगों को सही राह पे दिखाए। तो कई चीजें हैं जो चीन की देखी जा सकती हैं, सीखी जा सकती हैं, पर इस श्वेत पत्र में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कि जिसमें हमें बहुत खुश होना चाहिए। स्वर्ण सिंह जी, अब सवाल ये उठता है कि श्वेत पत्र में कुछ नहीं है और जिस तरीके की चाल चीन की रही है, ऐसा क्या है कि न तो आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ चीन खड़ा होता है भारत पर जब होते हैं, और ना वो पाकिस्तान में जिसकी सबूत से लेकर दुनिया सब कुछ जब देखती और मानती है वो उसे भी मानने को तैयार नहीं है, अनसुना देखा करता है। वजह क्या है? पहले तो ये कि हम चीन नहीं हैं और ना ही चीन बनने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और दूसरी बात रही कि हम तथ्य उनको बताते हैं, जो हम दस्तावेज उनको दिखाते हैं, उनका असर नहीं होता, तो जाहिर है कि वो अपने राष्ट्रहित की सोच से चलते हैं, भारत के राष्ट्रहित की सोच से नहीं चलते। तो उनका जो एक तरह से ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो पाकिस्तान के साथ है, वो उनकी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि हमें श्वेत पत्र में वो चीज़ें उभारनी चाहिए जो चीन ने लिखी हैं पर हमारे हित की बात करती हैं। जैसे श्वेत पत्र, जैसा हम कह रहे हैं कि उसी में श्वेत पत्र ने चीन ने खुद कहा कि डबल स्पीक नहीं होनी चाहिए आतंकवाद को लेकर, तो हम इसी को उभार कर कहें कि आप कहाँ कहाँ पर डबल स्पीक कर रहे हैं। या वो कहते हैं कि आक्रामक रुख अपनाने की ज़रूरत है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, तो चीन हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा? फिर हमारी जो एयर एक्शन हमने किया है, तो जो श्वेत पत्र में ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम चीन की नीतियों पर ही सवाल उठा सकते हैं, वो हमें उभारने चाहिए कि आपने खुद ये बात कही है अपने श्वेत पत्र में, तो ये कहाँ तक सच साबित होती है आपकी अपनी नीतियों का जब हम विश्लेषण करते हैं उनको लेकर। तो वो चीज़ें शायद हमें उभारने की ज़रूरत है। हाँ, ये भी सच है कि हमारे ये कहने के बावजूद भी वहाँ की नीति बदल जाएगी, ये उम्मीद करना बहुत गलत होगा शायद। हम चीन को किस तरह से या तो आइसोलेट कर सकते हैं कि विश्व में सारे देश एक जैसी बात करें और चीन को लगे कि वो अलग थलग होता जा रहा है, एक ही देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, या फिर किसी तरह से चीन को इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको उसमें फ़ायदा नज़र आए कि भारत के साथ जुड़ने से उसका कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो जब तक या तो कोई उसको हम कोर्शन का इस्तेमाल नहीं करते नीति के तौर पर, या कोई तरीके से इंसेंटिवाइज नहीं करते हैं, खाली हम उनको ऐसे धमकी दें या कोई विश्व स्तर पर भाषण देते रहें, उसका असर चीन पर नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो अपने राष्ट्रहित के तरीके से चलेगा। और उसके राष्ट्रहित में, जैसे अभी आलोक जी ने कहा कि उन्होंने अपने कैंप बना रखे हैं, वहाँ उनका अपना तरीका है आतंकवाद से लड़ने का, और वो अक्सर कहते हैं कि वहाँ आतंकवाद नहीं है, जबकि है। कुनमिंग का उदाहरण दिया आलोक जी ने अभी, तो उनका तरीका उससे जूझने का अलग है, हमारा तरीका आतंकवाद से जूझने का अलग है। पर जब चीन की बात आती है तो क्यों नहीं हम श्वेत पत्र से वो चीज़ें उठाकर उभारें जो चीन की नीति पर ही सवाल खड़े करने में हमारी सहायता कर सकता है। अभिनव साहब, वाकई जो बात स्वर्ण सिंह जी कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। और ये क्या ये भी माना जाए कि चीन के अड़ियल रुख और वीटो के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से देशों ने कार्रवाई शुरू की, एक तरफा कार्रवाई जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है, वहाँ पर जो संगठन है, उसके चलते कहीं ना कहीं चीन पर थोड़ा सा दबाव तो बढ़ा है पहले से? देखिए, चीन भी देख रहा होगा कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह की बातें हुई हैं और हो रही हैं, उसमें चीन का जो रवैया है वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो चीन इस कॉन्शियस है इस बारे में ज़रूर, तभी तो वो इसको शायद निकाला भी उसी वजह से है, जस्टिफाई करना। वैसे तो शिनजियांग पे ही है ज़्यादातर, पर उन्होंने वो बाकी मुद्दे भी ले आए हैं, वैश्विक टेररिज्म वगैरह, आतंकवाद का जो है। पर हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम तो पाकिस्तान से, क्योंकि वहीं से आतंकवादी हमारे यहाँ आते। तो अब ये जो ट्रायंगल बन गया है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, अब चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। मतलब मैंने तो ट्वीट भी किया था कि चाइना स्टैंड्स विद टेररिज्म इस कुछ दिन पहले ही, क्योंकि अगर आप मसूद अजहर को इस तरह से बचाते रहोगे
तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि आप टेररिज्म को बचा रहे हैं, आप एक टेररिस्ट को बचा रहे हैं। पर उस पे उनका स्टेटमेंट ये आया कि नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसको स्टडी करना पड़ेगा। ये क्या स्टडी करना पड़ेगा? दो वर्ड स्टडी और क्या स्टडी अभी, और क्या स्टडी करने के बाद? ये तो चौथी बार हो गया है। और क्या स्टडी करना है? दुनिया को मालूम है वो क्या कर रहा है, सबको मालूम है, फिर भी वो कहते कि अब हम स्टडी कर रहे हैं। पर वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव या अपनी उनकी जो राष्ट्र नीति है, राष्ट्र हित है, उसके हिसाब से वो पाकिस्तान को देख रहे हैं कि भाई अभी पाकिस्तान प्रेशर में, इनको थोड़ा बचा लो अभी। पर ये है कि अब देखना है चीन क्या करेगा आगे। मुझे तो लगता है ये डबल स्पीक उनका जारी रहेगा, क्योंकि उनके राष्ट्र हित में ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टेररिज्म बंद कर दे। आलोक जी, डबल स्पीक जिस तरीके से है, इसको ज़्यादा और प्रचारित और फोर्सफुल तरीके से दुनिया के सामने और लाने की ज़रूरत है। जिस तरीके का दबाव न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन पर भी जब आतंकवादी संगठनों पर बैन की बात आई तो देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जहाँ तक सवाल चीन का है, थोड़ा क्लिष्ट मामला है और हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है चीन के 2-3 दौरों में, वो ये रहा है कि चीन की जो नेतृत्व है वो अभी भी धार्मिक कट्टरपंथ को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। एक तो क्या है कि 7 दशकों का जो नास्तिकवाद जो सरकारी रूप से प्रोमलगेट किया गया है, उसके कारण जो है, जो सीपीसी का जो नेतृत्व है वो धर्म को नहीं समझता, धर्म और धर्म का जो आकर्षण है उसको ठीक से नहीं समझता। और इसके कारण क्या होता है कि जब भी आप देखते हैं कोई धार्मिक संगठन बढ़ता है तो उसके खिलाफ नी जर्क रिएक्शन होता है, चाहे फालुन गोंग हो, या आपने देखा जिंजियांग में कई बार उन्होंने किया, उलेमाओं की दाढ़ी शेव कर दी गई, या लोगों को रमजान में ज़बरदस्ती खिलाया गया, लोगों को पोर्क खिलाया जा रहा है, या आपने देखा अभी रोमन कैथोलिक चर्च की बिल्डिंग्स डिमोलिश कर दी। और तो और अभी एक रीसेंट स्टेटमेंट आया कि बीवेयर ऑफ इंडियन कल्ट्स। ना ये दर्शाता है कि धर्म के मामले में चीन का जो नेतृत्व है अभी भी काफ़ी हद तक अनभिज्ञ है। और इसलिए जो है ये जो गंभीरता है और ये जो लिंकेजेस हैं, जो सिंचियांग और ये जिहादी कट्टरपंथ में जो लिंकेजेस हैं, उसको वो तो पूरी तरह से समझ नहीं पाए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पर्सनल इनिशिएटिव है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस वक्त बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। अगर आपको खबर देखी हो, कुछ समय पहले आई है, इस क्वार्टर की जो चाइना की इकोनॉमिक रिपोर्ट है, जो स्लोएस्ट ग्रोथ इन डेकेड्स, सो चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पर्सनल इनिशिएटिव है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। और अगर सीपैक की आप स्टेटमेंट देखें, अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान की एफडीआई फिगर्स आती हैं, हर महीने आती हैं, तो जुलाई से फरवरी जो पहले 8 महीने पाकिस्तान के वित्तीय वर्ष के हैं, चीन से एफडीआई 60% गिर गया है ना। चीन से एफडीआई आ रहा था सीपैक के लिए ना, चीन से आने वाला एफडीआई 60% गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि अब चीनी निवेशकों को भी थोड़ा खतरा नजर आ रहा है इस पे निवेश करने के लिए। कुछ समय पहले चीनी दूतावास ने एक एडवाइजरी इशू की चीनी नागरिकों के लिए पाकिस्तान में। तो ऐसी स्थिति में जब सीपैक और बीआरआई डावाडोल हो, तो शी जिनपिंग के लिए आवश्यक होता है कि वो पूरा जोर लगाए किसी भी तरीके से सीपैक को सफल करने के लिए, और उसके लिए पाकिस्तान की एक अहम भूमिका हो जाती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इतने ओपन एंड शट केस में, भाई मसूद अजहर एक कुख्यात आतंकवादी है जिसको भारत की जेल से छुड़ाया गया एक वायुयान का अपहरण करके, जिसमें लोगों की जानें गई। बिल्कुल। तो लोगों की जानों पे खेल के जिस कुख्यात आतंकवादी को जेल से बाहर निकाला गया हो, उसके आतंकवादी होने में क्या टेक्निकल होल्ड की जरूरत है? क्या शक है किसी को? क्या शक या क्या शुबहा है? अपने प्रोजेक्ट को बचाना और उसको जिंदा रखना एक बड़ी मजबूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारे सभी कार्यक्रम यूट्यूब पर देख सकते हैं। साथ ही अपनी सुझाव, राय, आलोचना हमें आप मेल कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।